हाँ डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ मेंशन करके रखा है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आखिर क्यों बताया जा रहा है? तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट बनाते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि कभी कभी नीट में भी इससे क्वेश्चन आ जाया करता है, इसलिए आपको इस पे भी फोकस करके चलना होगा। चलिए आज इसी की बात करता हूँ। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आप पहले जान चुके हो कि वो ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन डिफरेंट प्लांट में आर्टिफिशियल मेथड से भी हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया करते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड से करवाया करते हैं वो सबसे पहले आपको जानकारी में रखनी होगी। तो देखो, सबसे पहले इसको 3 मेथड के रूप में बताया गया है, लेकिन 3 मेथड के रूप में बताने के पहले भी एक बात और ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे बेहतर सीजन होता है, वेस्ट सीजन यहाँ लिख देता हूँ, वेस्ट सीजन, वो रेनी सीजन है, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन है। ये दोनों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं वो जनरली हम घर में तो कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन जो मेन बेस्ट सीजन होना चाहिए जिसमें कि बड़ी आसानी से प्रोसेस चल सकती है, वो कौन सा सीजन है? रेनी सीजन या तो स्प्रिंग सीजन। सबसे पहले इसको ध्यान में रखोगे। दूसरा बात याद रखोगे कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए कुछ केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है। केमिकल के रूप में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन का नाम भी आपको याद रखना है। हार्मोन के रूप में आप देख सकते हो कि इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड का नाम सुने होंगे, नेपथलीन एसिटिक एसिड NAA, ये सब का उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से IAA का उपयोग कर सकते हो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये दोनों तो नेचुरल ऑक्सीजन के रूप में जाने जाते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन हो गए। लेकिन NAA सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गया, सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसे भी ध्यान में रखोगे। इन्हीं सब केमिकल का उपयोग करके हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया करेंगे। अब देखो, ये तो 2 बातें हो गई किससे रिलेटेड, कि कौन सा सबसे अच्छा सीजन होगा, कौन से केमिकल का, कौन से हार्मोन का उपयोग करेंगे वेजिटेटिव में, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो कौन सा सीजन था जी? रेनी सीजन एंड, हाँ ठीक है, स्प्रिंग सीजन। केमिकल के रूप में कौन है? तो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नेपथलीन एसिटिक एसिड। ये सबको ध्यान में रखोगे, ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है आपको केमिकल के फॉर्म में। अब देखना है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी वो 3 मेथड से हो रही है, जिसमें पहला देख सकते हो आप बाई कटिंग प्रोसेस, दूसरा लेयरिंग प्रोसेस और तीसरा है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ये तीनों टर्म को सबसे पहले ध्यान में रखोगे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब बात आती है कि कटिंग का भी कुछ टाइप होता है, तो जिसमें कि स्टेम को कट करके, लीफ को कट करके, रूट को कट करके, लेकिन सभी प्लांट में नहीं। कुछ प्लांट हैं उनको मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। स्टेम कटिंग में ज़्यादातर प्लांट को उपयोग होता है, जैसे कि रोज, टी, ग्रेप, सिट्रस फ्रूट, सुगर केन, बोगनविलिया, तुरंता, ये सब में स्टेम कटिंग के द्वारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। लीफ कटिंग के प्रोसेस में देखोगे स्नेक प्लांट, जिसे सांसीवेरा के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से रूट कटिंग में देखोगे तो कौन आएगा? तमारिंड, ब्लैकबेरी, रस्पबेरी। ये सबको लर्न करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा देखोगे लेयरिंग का कंडीशन, हम डिटेल भी बताएंगे सबका। पहले टर्म देख लो, एग्जांपल देख लो, क्योंकि इससे ही तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जिसमें लेयरिंग में देखोगे तो टिप लेयरिंग है, ट्रेंच लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है। टिप लेयरिंग ब्लैकबेरी, रस्पबेरी में, ट्रेंच लेयरिंग मलबेरी, वॉलनट में, एयर लेयरिंग को गुटी भी कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गुटी
के बारे में पूछा जाता है बराबर, जो कि रबर प्लांट में इन जनरल करवाया जाता है। ग्राफ्टिंग को भी कई पार्ट में बांटा गया है, जिसमें टंग ग्राफ्टिंग, बेस्ड ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। जितना टाइप का ग्राफ्टिंग है वो सभी प्लांट जो एग्जाम्पल लिखा है सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। इसलिए देख सकते हो एक में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, बाकी में इसका शाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का डिटेल। ओके, चलो अब इस एग्जाम्पल को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो देखो डिटेल में क्या होगा, स्टेम कटिंग है। तो सबसे पहले स्टेम कटिंग में आपको ध्यान देना है कि जो प्लांट होना चाहिए, प्लांट मिनिमम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्लांट का एज कम से कम 1 साल का हो, उससे कम के प्लांट का उपयोग इसमें नहीं करेंगे। 1 साल से जो छोटा प्लांट है उसके स्टेम का उपयोग नहीं करेंगे। अब 1 ईयर का जब प्लांट हो गया तो इस प्लांट के जो स्टेम होंगे उस स्टेम को 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कट कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेम कटिंग में ध्यान रखना है कि प्लांट 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। दूसरा ध्यान में रखना है कितना लॉन्ग होना चाहिए, स्टेम का साइज जिसको कट करें, मतलब कि कट करना उसके लिए नहीं, आपको कट करके जो लेना है स्टेम उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर देना है, कुछ समय के लिए डिप्ट कर देना है, छोड़ देना है डिप्ट इन ऑक्सीजन, जो इधर केमिकल के रूप में बताया था IBA, NAA, IAA, उसमें कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना है। अब उसके बाद फिर क्या कर देना है कि इसको इसमें कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद, कुछ समय के लिए आप कुछ मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो, मन करे तो 1 घंटा के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। तो उतना देर छोड़ने के बाद इसको क्या कर देना है, प्लांटेड इन सॉइल। तो देखोगे कि वह कटे हुए स्टेम भी नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। बात तो समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लो। स्टेम कटिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि वैसा प्लांट के स्टेम का उपयोग करना है जो मिनिमम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। दूसरा, जो भी स्टेम को कट कर रहे हो इस प्लांट से, 1 ईयर ओल्ड प्लांट से, उस स्टेम को कितना लंबा काटना है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा काटना है। उसको किस में डीप करना है, कुछ मिनट्स के लिए, घंटे के लिए, तो ऑक्सीजन में। उसको फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन से निकाल करके उसको सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देना है, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हो गया स्टेम कटिंग से रिलेटेड। दूसरा बात हम करते हैं लीफ कटिंग से रिलेटेड। तो लीफ कटिंग के कंडीशन में चलोगे तो जो अभी लिखे थे कुछ एग्जांपल स्नेक प्लांट के रूप में, उसके लीफ को इस तरह से मैंने बना दिया। देखो लीफ को बना दिया। अब इस लीफ को क्या करना होता है, सबसे पहले कि इसको 3 पार्ट में कट कर लेना, लॉन्जिट्यूडनली नहीं काटना है, इसको ट्रांसवर्सली कट कर लेना है। ये सबसे पहले ध्यान करना, लीफ कट ट्रांसवर्सली, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब ये तीनों पार्ट को, ये जो तीनों पार्ट यहाँ देख रहे हो, इन तीनों पार्ट को, एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया और थर्ड पार्ट इस तरह से बना दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट हो गया। अब इन तीनों पार्ट को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन में रख दो और रखने के बाद फर्दर इसको प्लांटेड कर दीजिए सॉइल में। मतलब इसको फर्दर सॉइल में प्लांटेड कर दोगे, प्लांटेड इन सॉइल, तो प्लांटेड इन सॉइल, तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब कि लीफ कटिंग द्वारा भी हम आर्टिफिशियल मेथड द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तीसरा कंडीशन देखोगे रूट कटिंग। तो रूट कटिंग रिलेशन तो रूट हो ही गया। तो जैसे तमारीन प्लांट में क्या करना, उसके रूट को कट कर लेना है। सबसे पहले रूट को कट करके उसको सॉइल के अंदर प्लांट कर देना। तो देखोगे उसमें बहुत सारे वेजिटेटिव रूट निकल आएंगे और वही रूट फाइनली शूट का भी फॉर्मेशन करे। रूट जब निकलेंगे तो वो वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन कर करके
नए बड का फॉर्मेशन कर देगा और वो बड नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से रूट कटिंग द्वारा भी हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल तो हो गया। स्टेम कट में क्या करना था, स्टेम को कट करना है, कैसे कैसे कट करना है, 1 ईयर ओल्ड प्लांट को लेना है, तो स्टेम जो कट करके लाएंगे 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, उसके बाद उसको ऑक्सीजन में डीप करेंगे, फिर प्लांट में सॉइल कर देंगे, बस हो गया। सॉरी, सॉइल में प्लांट कर देंगे। अब इसी तरह से लीफ कटिंग में क्या करना है, एक बात को ध्यान में रखना है कि लीफ को कैसे कट करना है, तो ट्रांसवर्सली 3 टाइम्स कट करना है और कुछ समय के लिए ईच कट पार्ट को ऑक्सीजन में छोड़ देना है, वहां से निकाल करके फिर प्लांटेड कर देना है सॉइल। रूट कटिंग में भी वही बात है, रूट को कट कर लेना है, सभी प्लांट का नहीं, मैंने मुझे एग्जांपल लिखा था टैमरिंड, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, इन सब प्लांट का। उसके रूट को कट कर करके ऑक्सीजन में डीप कीजिए सम टाइम्स के लिए, उसके बाद सॉइल में प्लांटेड कर दीजिए, तो देखेंगे कुछ समय के बाद उसमें से एडवेंटिशियस रूट निकल आएगी और वो एडवेंटिशियस रूट वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन करके फिर से नए प्लांट के फॉर्मेशन करने में मदद कर देगा। ओके, यहाँ तक तो मैं समझ रहा हूँ। स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग जो कि कटिंग से रिलेटेड था वो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लेयरिंग का कंडीशन, तब तक इसको रख कर देते हैं। लेयरिंग का कंडीशन, हाँ जी, तो लेयरिंग के कंडीशन में देखोगे तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, एयर लेयरिंग। तो लेयरिंग के कंडीशन में भी तो एग्जांपल ये लर्न करोगे, लेकिन अब ये टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, एयर लेयरिंग है क्या, इसको बाई फिगर समझते हैं। तो देखो टिप लेयरिंग के लिए क्या है कि सबसे पहले लेयरिंग का प्रोसेस जो भी करवा रहे हैं सभी के लिए एक टर्म मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्लांट का उपयोग करोगे लेयरिंग प्रोसेस के लिए, बल्कि वो टिप हो, ट्रेंच हो, एयर लेयरिंग हो, सभी प्लांट मिनिमम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष पुराना ही प्लांट का उपयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक प्लांट बना दिया मैंने, इस तरह से एक प्लांट बना दिया, इसमें एक ब्रांच भी बना दिया, इस तरह से बेसल ब्रांच हो गया, इस तरह से देख सकते हो ये बेसल ब्रांच हो गए, इसमें लीफ भी निकले हुए हैं, ऊपर बड लगे हुए हैं, चलो ओके। ऊपर भी कुछ ब्रांच है, इस तरह से ब्रांच है, छोटे होंगे कुछ। ये हो गए बेसल ब्रांच, ये वाले पार्ट हो गए बेसल ब्रांच। ये टिप लेयरिंग के लिए बताया जा रहा है। तो बेसल ब्रांच को क्या करना है कि सॉइल इसको कुछ मोड़ करके सॉइल के अंदर इंसर्ट कर देना है। ओके, तो इसका टिप जो होता है ये ऐसा मोड़ करके रखना है कि थोड़ा अपराइट लगे, मतलब कि इस तरह से देखो प्लांट को फर्दर बना रहा हूँ और इसको सॉइल के अंदर इस तरह से मोड़ करके रखता हूँ, इस तरह से मोड़ करके रखता हूँ। देखो ये सॉइल का लेयर हो गया और इसके बेसल ब्रांच को इस तरह से मैंने इसको सॉइल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो सॉइल के अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या होती है, कुछ समय के बाद यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट निकल आती है और अपर पार्ट में एक शूट का भी फॉर्मेशन हो जाएगी, इस तरह से शूट का फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको फर्दर यहाँ से अलग, इसको फर्दर अलग कर करके नए जगह पे इसको प्लांटेड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, टिप लेयरिंग का कंडीशन कहलाया। इसका बेस, बेसल, एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, बेसल स्टेम, बेसल स्टेम को कहाँ पे रखा है, बेसल स्टेम स्लांटिंग डाउन, स्लांटिंग डाउन, मतलब इसको स्लांटिंग डाउन, मतलब इस तरह से देख रहे हो ना यूसेफ, इसके लिए टर्म लिखा गया स्लांटिंग डाउन। तब इसमें एडवेंटिशियस रूट भी निकली है, शूट भी निकला है, नया प्लांट का फॉर्मेशन करा है। फाइनली इसको यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, सॉइल में प्लांटेड कर देंगे, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया टिप लेयरिंग का कंडीशन। ट्रेंच लेयरिंग में थोड़ा सा वेरिएशन है, बट है कुछ बातें इसी तरह का। लेकिन देखो ट्रेंच लेयरिंग के कंडीशन में क्या होगा कि ये जो प्लांट देख रहे हो आप, ये जो प्लांट देख रहे हो इसका जो बेसल ब्रांच है, अबे मैं ज्यादा ब्रांच नहीं बना रहा हूँ, एक ही 2 बना करके काम चल रहा हूँ। ये बेसल ब्रांच है, इस बेसल ब्रांच को इस तरह से सॉइल के अंदर एडजस्ट करना है कि वो हॉरिजॉन्टली हो। यहाँ तो देख रहे हो लग रहा है कि यू शेप जैसा कर्व बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉइल के अंदर यदि इस ब्रांच को इंसर्ट करोगे
तो इस तरह से देखो यहाँ पे ये ब्रांच को इस तरह से लगाना है आपको सॉइल के अंदर, हॉरिजेंटली इसको रखना है, ये ब्रांच इसका हॉरिजेंटली रखना है। तो इस तरह से यदि रखते हो सॉइल के अंदर ब्रांच को, तब इसको कहा जाता है ट्रेंच लेयरिंग। ये ध्यान में रखना कि यहाँ तो स्लांटिंग डाउन कर दिया है, कर्व्ड बना है, लेकिन यहाँ स्लांटिंग डाउन करने के बाद इसको कैसा रखा गया है, हॉरिजेंटली रखा गया है। तब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ट्रेंच लेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब ट्रेंच लेयरिंग के बाद क्या होगा, ट्रेंच लेयरिंग के बाद देखोगे कि जो हॉरिजॉन्टली ब्रांच रखा गया उसमें एडवेंटिशियस रूट कई प्लेस पे निकल आते हैं और फाइनली सभी प्लेस से एक एक शूट का फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से ट्रेंच लेयरिंग में एक ही ब्रांच, देख सकते हो, एक ही ब्रांच कई शूट का फॉर्मेशन कर सकता है, कई नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। इसमें आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि बेसल ब्रांच पेग्ड हॉरिजेंटली इन सॉइल। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार देख लो इसको, टिप को। टिप वाले में क्या है, बेसल ब्रांच जो भी होंगे 1 ईयर ओल्ड प्लांट का, उसको स्लांटिंग डाउन करना है, मतलब कर्व करके लगाना है सॉइल के अंदर। तो जनरली एक ही नया प्लांट का फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ट्रेंच लेयरिंग एक वाले पार्ट में देख रहे हो, एक दूसरा पार्ट हो गया ट्रेंच लेयरिंग, उसके लिए फिगर इधर है। तो इसमें देख रहे हो कि जो बेसल ब्रांच है उसको पेक्ड करे हैं, मतलब सॉइल के अंदर लगाए हैं, किस फॉर्म में, हॉरिजेंटली फॉर्म में। तो इस हॉरिजेंटल ब्रांच से एक ही प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि मोर देन 1 प्लांट का फॉर्मेशन होगी। तो एक ट्रेंच लेयरिंग का कंडीशन कहलाया है। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे इसका, एयर लेयरिंग या गोटी, जो कि आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए गोटी की बात कर लें। ट्रेंच लेयरिंग तक बता दिया था, इसलिए यहाँ तक रब कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखो एयर लेयरिंग का कंडीशन, नंबर सी, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में चलोगे तो फर्दर एक प्लांट बनाना पड़ेगा यहाँ भी। तो इस तरह से प्लांट बना दिया, इसका जो ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो इस ब्रांच में सबसे पहले क्या करा जाता है कि यहाँ जो बार्क होते हैं उस बार्क को रिमूव करा जाता है। तो रिमूव्ड बार्क को करेंगे तो कैसे हो जाएगा, रिंगिंग टर्म पढ़े होंगे, गर्डलिंग पढ़े होंगे, तो उसमें बार्क को ही तो रिमूव करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इस तरह से देखो यहाँ रिंग के फॉर्म में बार्क को हटा लिया। और बार्क में पता है आपको कि फ्लोएम के बाहर जितना भी लेयर है, फ्लोएम के साथ साथ उसके बाहर जितना भी लेयर है, सबको इकट्ठे रिमूव करते रहते हैं। तो इसको तो ही हम रिंगिंग या गर्डलिंग के नाम से जानते हैं। रिमूवल ऑफ बार्क इज नोन एज रिंगिंग या गर्डलिंग। तो यहाँ भी रिंगिंग या गर्डलिंग ही करा गया है ना। तो ये जो बार्क को हटाया गया है कितना लंबा होगा, 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से रिमूव कर दिया, ऊपर लीफ लगा देता हूं कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग छोटे हो गए, क्ले से बहुत सारा खेल करे होंगे स्कूल में। तो उसी तरह से ग्राफ्टिंग प्रोसेस करने के लिए, ग्राफ्टिंग नहीं बल्कि लेयरिंग, एयर लेयरिंग करने के लिए कुछ क्ले की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ग्राफ्टिंग क्ले भी कहा जाता है। तो उस क्ले को क्या करा जाता है कि इस जगह पे बाइंड कर दिया जाता है। देख सकते हो ये जो जहां से मैंने बार को रिमूव करा उस जगह क्ले से ढक देना पड़ेगा। इस तरह से ब्रांच बनाइए फर्दर और इसको क्ले के द्वारा कवर्ड कर दीजिए। इस तरह से यहाँ देखो क्ले के द्वारा कवर्ड बाई ग्राफ्टिंग क्ले। ये जो ग्राफ्टिंग क्ले है उसको कवर्ड कर दिया और ग्राफ्टिंग क्ले को बाहर से पॉलिथीन द्वारा बाइंड कर देते हैं। इस तरह से पॉलिथीन के द्वारा बाइंड कर दिया है। ठीक है, ये रेड कलर वाले क्या हो गए, ग्राफ्टिंग क्ले। ये तो हो गए पॉलिथीन का पार्ट। पॉलिथीन से इसलिए ढका जाता है कि ग्राफ्टिंग क्ले बाहर ना आए।
पॉलीथीन। ठीक है। अब ग्राफ्टिंग क्ले को रखने से वहां यदि हम वाटर इत्यादि देंगे तो बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ग्राफ्टिंग क्ले में होता है कौन कौन सा पार्ट, ये भी तो ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें देखो ग्राफ्टिंग क्ले में 1 पार्ट काऊ डंग होता है और इसके साथ साथ 1 पार्ट मॉश या हे, जिसको कि भूसा कहते हो, उसको डाल दिया जाता है। और इसी तरह से और देखोगे इसमें तो 2 पार्ट क्ले होता है, 2 पार्ट क्ले। इसके साथ साथ ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होती है, इसमें मिला दिया जाता है, मतलब इस क्ले के साथ, इन सब के साथ, और साथ साथ वाटर को मिलाया जाता है। सब मिलाकर के जो मिक्सचर तैयार होती है वही ग्राफ्टिंग क्ले के नाम से जाना जाता है। अब इसको ही इस बार जहां से रिमूव करा, रिंगिंग करा, वहां पे चारों तरफ से इसको बाइंड कर देते हैं, ऊपर से पॉलिथीन से बांध देते हैं, इसलिए कि वो ग्राफ्टिंग क्ले वहां से रिमूव ना हो। कुछ समय के बाद देखते हैं, आफ्टर 2 to 3 मंथ, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स देखोगे, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, मतलब इस क्ले को लगाने के 2 से 3 महीने के बाद, बीच बीच में थोड़ा सा वाटर इत्यादि का छिड़काव करते रहना है, लेकिन ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी काम चल जाएगा, कुछ ना कुछ मॉइस्चर बनी ही रहती है यहाँ पे। तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, ये यहाँ पे रूट अपीयर हो जाता है, रूट अपीयर नियर रिमूव्ड बार्क। अब यहाँ जैसे ही रूट अपीयर होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां ग्राफ्टिंग क्ले लगाया था उसके नीचे से इसको कट कर लेते हैं। समझ में आ गया? मतलब यहाँ जैसे ही रूट बनेगा 2 to 3 मंथ के बाद देखेंगे कि रूट बना हुआ यहाँ दिखेगा, कुछ ना कुछ बाहर निकला रहेगा, तो नीचे से कट कर लेंगे ब्रांच को जहां ग्राफ्टिंग क्ले लगाया है, उसके बाद इसको सॉइल में प्लांटेशन कर देंगे तो नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गया एयर लेयरिंग, या तो गुटी के नाम से जानेंगे। समझ गए होंगे? फिर से देख लो गुटी को। इस प्लांट में जो ब्रांच है, ब्रांच से 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो ग्राफ्टिंग क्ले बनाना है, ग्राफ्टिंग क्ले के लिए बताया कि 1 पार्ट काऊ डंग, 1 पार्ट मोस या है, 2 पार्ट क्ले, ऑक्सीजन और वाटर मिला करके जो मिक्सचर बनाया उसको ग्राफ्टिंग क्ले कहते हैं। उस ग्राफ्टिंग क्ले को इस रिमूव्ड पार्ट के ऊपर में बाइंड कर देना है, उसके बाद पॉलिथीन से उसे रैप कर देना है। रैप इसलिए करेंगे कि यहाँ से ग्राफ्टिंग क्ले रिमूव ना हो। अब कुछ 2-3 महीने के लिए छोड़ दो तो देखोगे कि इस रिमूव वाले पार्ट से कुछ रूट बाहर निकल आई है। जैसे रूट निकला हुआ दिखेगा तो ग्राफ्टिंग क्ले के नीचे के ब्रांच से कट कर लेंगे, कट करने के बाद उसको सॉइल में प्लांटेड कर देंगे, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब प्रोसेस तीनों जो बताया वो कौन सा हो गया? लेयरिंग का प्रोसेस। ठीक है, टीप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, जिसकी गुटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, बहुत अच्छा समझ रहे हो, ऐसे ही समझते रहो। तो अब मैं बात करता हूं किसका पार्ट, तो ये देख सकते हो नंबर 3, ग्राफ्टिंग का कंडीशन। तो ग्राफ्टिंग के कंडीशन में क्या होने जा रहा है? तो ग्राफ्टिंग में सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सिंगल प्लांट के बीच नहीं होगा। ग्राफ्टिंग का जो भी प्रोसेस होगा 2 प्लांट के बीच में, 2 डिफरेंट प्लांट में होगा। एक प्लांट का शूट का उपयोग करा जाएगा, वैसे प्लांट के शूट का उपयोग करा जाएगा जिसमें फ्लावर और फ्रूट सुपेरियर टाइप के बनते हैं, और दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम का जनरली उपयोग करा जाता है। तो रूट सिस्टम वैसे प्लांट का उपयोग करा जाएगा जिसके रूट वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे देखो हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर समझोगे। जैसे देखो यहाँ एक प्लांट बना दिया, इस तरह से एक प्लांट बनाया, इसका रूट सिस्टम बहुत बेहतर नहीं है बट शूट सिस्टम बेहतर है, जिसमें कि फ्लावरिंग इस तरह से देखो, फ्लावर लगा दिया, 1-2 फ्लावरिंग बेहतर हो रही, सुपेरियर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग तो रूट में होगा नहीं,
फ्लावरिंग जब भी होगा किस में होगा, शूट में होगा। मतलब लिख सकते हो सुपीरियर शूट, क्योंकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसमें बेल्ड हो रही है। लेकिन एक दूसरा प्लांट बना रहा हूं जिसमें रूट सिस्टम देख सकते हो वेल डेवलप्ड है, रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन फ्लावरिंग जो हो रही है वो पुअर हो रही है। एक ही फ्लावर मैंने दे दिया है यहाँ पे। इसका रूट सिस्टम डेवलप्ड है, रूट सिस्टम डेवलप्ड है। ओके, अब क्या करना है कि सुपेरियर फ्लावरिंग जिसमें हो रही है उसके सूट सिस्टम का उपयोग करना है। जैसे देखो यहाँ से मैं दोनों प्लांट को कट कर दे रहा हूँ, इस तरह से इसे भी कट कर दिया जिसमें कि सुपेरियर शूट है, और जिसमें रूट सिस्टम डेवलप्ड है उसके भी सूट के कुछ पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया। इतना रिमूव कर लिया, इसको इतना रिमूव कर दिया, नीचे वाले पार्ट को यूं ही छोड़ा हुआ है दोनों में। लेकिन अब क्या करना है इसके बाद कि आप देख सकते हो फिगर में कि जिसका रूट सिस्टम डेवलप है उसको मैं इस तरह से नीचे बना लेता हूं। इस तरह से रूट सिस्टम जिसका डेवलप है उसको नीचे मैंने बना दिया। ओके, मतलब कि ये जो पार्ट लाया गया किस किस प्लांट का, जिसका रूट सिस्टम डेवलप है, लेकिन इसके ऊपर किसको लाना है, जिसका सूट सिस्टम डेवलप है। देखो यहाँ पे बनाया था ना, 2 फ्लावर बना दिया था, इस तरह से देख सकते हो 2 फ्लावर बना दिया था। मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, कि इसका सूट सिस्टम डेवलप है। ठीक है, सुपेरियर सूट वाले हो गए। ये कहां से आया हुआ है, तो सुपेरियर सूट वाले हो गए, ये तो पता चल रहा होगा। अब जो सुपेरियर शूट रखता है उसको हम ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या हो गया, ग्राफ्ट या शियोन के नाम से जानते हैं। ये तो पता चल रहा होगा कि ग्राफ्टिंग के समय जिस जिस सुपेरियर शूट का उपयोग कर रहे हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस में उसको ग्राफ्ट या सियोन के नाम से जानते हैं। जबकि जो जिसके रूट सिस्टम का उपयोग करा जा रहा है जिस प्लांट का, उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो जो नया प्लांट, जो भी नया मान लो कि ग्राफ्टिंग करवा करके नया प्लांट डेवलप करवा दिया, तो किसका प्रॉपर्टी आएगा एक्चुअल में उसमें, ये तो रूट केवल वाटर मिनरल देगा ना इसको, तो प्रॉपर्टी किसका आएगा, तो ग्राफ्ट और सियोन का ही आएगा फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी। ये भी ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो केवल इसको प्रोवाइड करने जा रहा है क्या, वाटर और मिनरल, लेकिन जीन तो इसी का फंक्शन करेगा ना, नया बड बनने में, फ्लावर बनने में, फ्रूट बनने में, सीड बनने में। तो जो फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगी किसके बेसिस पे डेवलप करेगी, सियोन के बेसिस पे डेवलप करेगी, ग्राफ्ट के बेसिस पे डेवलप करेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक लिया है आपने उसमें रूट सिस्टम तो है ही, लेकिन देख सकते हो स्टेम का भी पार्ट कुछ लगा हुआ है। तो रूट के साथ साथ स्टेम का कितना पार्ट रखा जाता है, उसका लेंथ कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्टॉक का 10 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम का उपयोग रखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कि ग्राफ्ट को, सियोन को इसके साथ अटैच करने के लिए रूट सिस्टम के साथ साथ शूट सिस्टम के स्टेम का लेंथ भी आपको छोड़ करके रखना पड़ेगा, वो 10 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। ओके, अब देखो एक ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है। तो जो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में एग्जांपल बताया हुआ है इन सब प्लांट में, तो जो भी टाइप का ग्राफ्टिंग है सब में होगा, लेकिन एक एक करके देखते हैं कि अंतर कहाँ पे आती है टंग बेस्ड क्राउन अप्रोच एंड बड ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम टंग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। ओके, देखो अब आसान हो गया सब कुछ बातें। चलो रब कर देते हैं, नीचे ही फिगर बना देते हैं क्योंकि बहुत देर से लिखा हुआ है। हाँ जी, तो पहला देखो टंग ग्राफ्टिंग, नंबर फर्स्ट टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में देखो जो कट करना है ना ये पार्ट को, स्टॉक एंड शियोन को, वो कुछ फील हो कि टंग की तरह प्रतीत हो। जैसे देख सकते हो हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टॉक के पार्ट को पहले कट कर रहे हैं, इस तरह से देखो स्टॉक को कट कर लिया, ये रूट सिस्टम वाले पार्ट हो गए, स्टॉक हो गए, स्टॉक। और ऊपर में देखोगे तो सियोन का पार्ट होगा, देख सकते हो ये सियोन का ग्राफ्ट का पार्ट है।
तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से कट कर लेना है कि इसमें इसका पार्ट बड़ी आसानी से एडजस्ट कर, जैसे देख सकते हो ना, ये स्टॉक है, ये मान लो कि सियोन है, तो इसको ऐसा कट करना है इसके अंदर कि इसमें एडजस्ट हो जाए इस तरह से। बस वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, बट कटिंग जो करा गया है लाइक टर्न शेप में करा गया है। इस तरह से देखो, ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से कट करके दिखा दिया है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज, सियोन का पार्ट। दोनों को एडजस्ट करते हैं। एक बात और भी इंपॉर्टेंट था वहां पे, हमें बता देना चाहिए था, है यहाँ बता देता हूं कि टर्न ग्राफ्टिंग या कोई भी ग्राफ्टिंग हो, वैसे ही दो प्लांट में होगी जो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और इस तरह से फिट करेंगे दोनों कैम्बियम एक दूसरे से एडजस्ट कर जाए। ये ध्यान में रखना है कि दोनों का सियोन का हो या स्टॉक का हो, टू डिफरेंट प्लांट हो गया, ये तो फर्स्ट प्लांट हो गए, सेकंड प्लांट हो गए, कोई दूसरा प्लांट हो गया। तो फर्स्ट प्लांट जो भी लिया मैंने, जिसका सियोन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी कैम्बियम होना चाहिए, और स्टॉक लिया उसमें भी कैम्बियम होना चाहिए। और जब दोनों को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटैच करेंगे, तो अटैचमेंट के समय दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के सामने चला है, ये ध्यान रखना। दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के सामने चलाएगा, तभी ना ये जो वाटर अब्जॉर्ब करेगा बड़ी आसानी से ऊपर देगा, ऊपर जो फूड बनाएगा वो रूट तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में कैम्बियम है। और एक बात ध्यान रखना कि दोनों का जो स्टेम का डायमीटर होना चाहिए वो सेम डायमीटर का होना चाहिए, डायमीटर का होना चाहिए। इसमें तो कुछ है नहीं, ऑब्लिक शेप में कट कर लिया है, ऑब्लिक स्लोपिंग कट कर लिया है। कटिंग जो इसका हुआ है कैसा कट है, ऑब्लिक sloping cut which is seen, which is view like tongue, जो टंग की तरह दिखता है। ये तो हो गया टंग ग्राफ्टिंग का कंडीशन। एग्जांपल तो लिखना नहीं, पहले लिखा दिया। दूसरा देखोगे बेस्ड ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। बेस ग्राफ्टिंग के कंडीशन में थोड़ा सा वेरिएशन, इसमें केवल क्या करना है कि यहाँ पे ऑब्लिक स्लोपिंग कट किया टर्न लाइक, बट यहाँ वी शेप रखना है। वी शेप कट एक लिख दो ना, वी शेप कट, बस हो गया। और क्या, बेस ग्राफ्टिंग बस करना तो वैसे ही है, लेकिन शेप वहाँ पे वी शेप रखना है। जैसे देखो इस तरह से वी शेप स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हो गया किसका, ये हो गया स्टॉक के लिए, स्टॉक हो गए। और इसके ऊपर जो भी सियोन रखना है वो इसमें एडजस्ट, भी शेप में एडजस्ट हो जाए। दोनों का डायमीटर यहाँ भी सिमिलर होगा। ये हो गया सियोन, सियोन सिमिलर डायमीटर का हो गया, सिमिलर डायमीटर। अब ये क्यों बताया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे फिगर बना कर दे देगा, कहेगा दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ऑब्लिक स्लोपिंग कट करें, टंग लाइक बनाए तो टंग ग्राफ्टिंग, जब बी शेप बनाए तो बेस ग्राफ्टिंग हो गया। इसी तरह से क्राउन ग्राफ्टिंग देखोगे नंबर 3 में, नंबर 3 में चलोगे। अब नंबर 3 क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या है, जो स्टॉक लिया जाएगा उसका डायमीटर बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन जो सियोन लिया जाएगा वो कई संख्या में होगा। यहाँ तो सिंगल सिंगल दोनों है ना, लेकिन यहाँ पे स्टॉक होंगे वो एक से अधिक होंगे, सॉरी स्टॉक होंगे जो सिंगल होंगे। देख रहे हो इस तरह से स्टॉक बना दिया, बड़ा सा दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ होल भी बना दिया, इस तरह से देख सकते हो, कुछ मैंने होल भी बना दिया है, इस तरह से कुछ होल बना दिया है। यहाँ भी कुछ होल बना हुआ है, ओके, यहाँ भी बना हुआ है। इसमें भी सियोन को एडजस्ट करना है। तो ये नीचे लिख देता हूँ, ये स्टॉक हो गया, ये हो गए स्टॉक। अब सियोन में देखोगे तो यहाँ पे एक डायमीटर इस तरह का, इसका डायमीटर इसके डायमीटर में तो काफी वेरिएशन हो गया ना, क्योंकि ये देख रहे हो ना, इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा है और सियोन का डायमीटर बहुत ही कम हो रहा है। इसके अंदर यदि रूट इसके कट वाले पार्ट को इंसर्ट किए होते तो इस तरह से अंदर गया होता। एक में मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट इस तरह से बना दूंगा। देखो इस सियोन का लग रहा है कि इंटरनल पार्ट इसके अंदर इंसर्ट हो गया है, इस तरह से इंसर्ट हो गया है, देख सकते हो। कई
सियोन का उपयोग एक ही स्टॉक में करा गया है। कई सियोन का उपयोग एक ही स्टॉक में लग रहा है कि हो रहा है। देखिए इस तरह से इंसर्ट कर दिया गया। अब तो दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। तो इसमें जो सियोन हो गया, स्टॉक हो गया, उसका डायमीटर सिमिलर रहा नहीं रहा। इसका डायमीटर कैसा हो गया? डिफरेंट डायमीटर हो गया, डिफरेंट डायमीटर। ओके, ये डिफरेंट डायमीटर हो गया। तो अब सोच सकते हो तो क्या इसमें कैम्बियम है कि नहीं है? तो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि इन दोनों पार्ट में कैम्बियम का होना जरूरी है। और इसको सियोन को जब फिट करते हैं स्टॉक के ऊपर में, तो दोनों का कैम्बियम का एडजस्टमेंट भी एक दूसरे के साथ होना चाहिए, तभी स्टॉक से वाटर मिनरल सियोन तक पहुंचेगा और सियोन में जो फूड बनेगा वो फाइनली स्टॉक के रूट तक पहुंच पाएगा, है ना। इसमें मेनी स्लिट बना हुआ है और इच स्लिट में ईच स्लिट में वन सियोन को एडजस्ट करा गया है। इस तरह से क्राउन ग्राफ्टिंग के समय एक ही स्टॉक का उपयोग करके मेनी सियोन का उपयोग करेंगे और मेनी नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये तो क्राउन ग्राफ्टिंग हो गया। अब देखते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। तब तक बनाते जाइए कभी आप लोग। हम इधर अप्रोच ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, तब तक इसको मेंशन कर लीजिए। नंबर डी में चलिए, नंबर 4 में अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होगा? ग्राफ्टिंग है तो ये तो स्पष्ट है कि दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होना चाहिए। तो देखो इसको भी फिगर से समझो तभी बेहतर समझ पाओगे। इस तरह से देखो एक स्टेम प्लांट बना दिया, प्लांट का एक स्टेम ये हो गए, ब्रांच हो गया, मेन स्टेम ब्रांच। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक लीफ लगा दिया है, एक प्लांट के लिए हो गए। दूसरे प्लांट को मैंने यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, कोई एक पॉट में बना देते हैं छोटा सा। इस तरह से इस प्लांट को रेड कलर से जानबूझ करके बनाया कि दोनों में डिफ्रेंशिएशन पता चलता रहे। इस तरह से इसमें भी लीफ लगा देता हूँ कुछ इस तरह का। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अप्रोच ग्राफ्टिंग जो होगा अकर बिटवीन टू इंडिपेंडेंट प्लांट, दो इंडिपेंडेंट प्लांट के बीच में होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना। देखो एक प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट वो हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब अप्रोच की बात आ रही है, तो अप्रोच इसका मतलब कि इसको इसके साथ में मिलना पड़ेगा। तो मिलने के लिए क्या करना होगा? तो देखो एक फिगर इस तरह से दर्शा सकते हो आप। इसका जो ब्रांच है फर्स्ट प्लांट का, उसके साथ सेकेंड प्लांट के ब्रांच को अटैच कर दीजिए। इस तरह से सेकेंड प्लांट के ब्रांच को इस तरह से अटैच कर दीजिए। देख सकते हो इसमें लीफ इस तरह से लगा हुआ था और इसमें इस तरह से लगा हुआ था। अब क्या करना है? दोनों को बाइंड कर दो। जहां पे अटैचमेंट अप्रोच में लाएगा वहां पे बाइंड कर दो। अब दोनों को कट कर कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं करना है, कुछ समय के बाद क्या करना है कि इसको अटैच करने के बाद जो जो देख सकते हो इसको हम स्टॉक के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इसका हम नीचे वाले पार्ट का उपयोग करेंगे। और ए पार्ट हो गया कौन सा? सियोन का पार्ट हो गया। ए पार्ट इधर ए स्टॉक के रूप में है, इसका स्टॉक के रूप में उपयोग करेंगे और ए पार्ट सियोन के रूप में उपयोग करेंगे, क्योंकि इसके निचले पार्ट को यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको, बोथ को कट करना है, इसका और इसका स्टॉक को भी और सियोन को भी कट करना है, लेकिन सेम लेवल पे करना है। मतलब कि जहां बाइंड करा है उसके 2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर डाउन या अप कट कर लेना है। कट करके उसको फिर प्लांटेशन कर देना है सॉइल में, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि कुछ समय के बाद यहाँ से निकल आएगा क्या चीज? नया रूट निकल आएगा। रूट निकलेगा तो यहाँ से कट कर करके उसको फाइनली सॉइल के अंदर इंसर्ट कर देना। फिर से इसको एक बार समझ लो, थोड़ा सा यहाँ कंट्राडिक्ट हुआ है। दो अप्रोच ग्राफ्टिंग टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्लांट के बीच हो रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया, जिसमें एक के ब्रांच को सियोन के रूप में उपयोग करेंगे और एक प्लांट में जो मेन स्टेम है उससे जो रूट लगा हुआ है उसको स्टॉक के रूप में उपयोग करेंगे।
दोनों को सबसे पहले एक दूसरे के अप्रोच में ला करके उसको बाइंड कर देंगे। बाइंड करने के बाद ये जो सियोन वाले पार्ट देख रहे हो उसके बाइंड पार्ट से लोअर साइड में कट कर लेंगे। कितना नीचे से कट करेंगे? तो 2.5 to 5 सेंटीमीटर लोअर से कट कर लेंगे। इतना तो पता चल गया। अब इसको भी क्या करो, स्टॉक वाले के अपर पार्ट जिधर सूट बने हुए हैं, तो बाइंड जहां से करा है उसके 2.5 to 5 सेंटीमीटर अपर पार्ट से कट करके इसको भी हटा देंगे। अब देख रहे हो स्टॉक के साथ कौन जुड़ा रह जाएगा? केवल तो सियोन का शूट का पार्ट जुड़ा रह जाएगा। मतलब ये सियोन हो गया ना। अब तो समझ सकते हो कि ये स्टॉक हो गया, ये सियोन का पार्ट हो गया। अब इसको लगे रहने। अब जो नया इसमें फ्लावर फ्रूट निकलेगा वो किसके अनुसार निकलेगा? स्टॉक के अनुसार या सियोन के अनुसार? तो ऑलवेज निकलता है किसके अनुसार? सियोन के अनुसार, क्योंकि ये केवल स्टॉक वाटर और मिनरल प्रोवाइड करने में मदद करता है। ओके, अब एक लास्ट देख लेते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग नंबर 4, सॉरी 4 तो उधर हो गया, नंबर 5 बर्ड ग्राफ्टिंग नंबर 5 बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग के कंडीशन में देखोगे कि प्लांट के जो लैटरल बर्ड होते हैं, एपिकल नहीं लैटरल, जो नोड पे बनते हैं, उसको सबसे पहले आप कट करके ले आइए एक्सिलरी बर्ड के रूप में। ये हो गए रिमूव्ड एक्सिलरी बर्ड, रिमूव्ड एक्सिलरी बर्ड विद बार्क, विद बार्क। बार्क के मतलब इस ऐसा कट किए हैं कि चलो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ तो मैं ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। थोड़ा सा इसको शेप टी शेप के रूप में बना देता हूँ, इसको टी शेप लाइक बना देता हूँ इस तरह से। देखो ये बार्क वाला पार्ट हो गया और ये बर्ड वाले पार्ट हो गए, दोनों को रिमूव कर लिया। अब इसको जिस प्लांट के साथ ये कैसा काम करेगा, एक्ट एज सियोन, ये सियोन की तरफ काम करेगा। जो बर्ड को रिमूव करा है, एक्सिलरी बर्ड को बार्क के साथ किसी प्लांट के नोडल रीजन से, वो कैसा काम कर रहा है? सियोन की तरफ। अब स्टॉक के रूप में क्या करना है, एक प्लांट को लीजिए यहाँ पे। अब इस प्लांट में जो नोडल रीजन है, उस नोडल रीजन से टी शेप्ड, इस तरह से देखो टी शेप लग रहा है कि कट कर दिया, टी शेप्ड कटिंग कर दिया, इस तरह से टी शेप्ड कटिंग, टी शेप्ड कटिंग इन स्टॉक, कट इन स्टॉक। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो सियोन जो एक्सिलरी बर्ड के रूप में रिमूव करा गया बार्क के साथ, उसको इसमें इंसर्ट कर देना। मतलब कि अगला फिगर में देखोगे इस तरह से इसको इंसर्ट कर दीजिए, इस पॉइंट को इस तरह से टी शेप वाले रीजन में इसको इंसर्ट कर दीजिए। ओके, इस तरह से इंसर्ट कर करके इसको बाइंड अप कर दो, पॉलिथीन की आदि से इसको बांध दो, इस तरह से बाइंड बाई पॉलिथीन। ये यहाँ लिख सकते हो एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड इंसर्टेड into T-shaped cut and bind with fiber या पॉलीथीन। तो कुछ समय के बाद देखोगे यहाँ से नया ब्रांच निकल जाएगा इस तरह से, वो नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो नीचे से तो रूट निकला, रूट रहेगा ही, वो वाटर मिनरल इसको प्रोवाइड करता ही रहेगा, इधर फ्लावर फ्रूट लगता जाएगा। इस तरह से देख सकते हो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग भी देखा, जिसमें पहला ग्राफ्टिंग के रूप में कौन था जी? टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा ग्राफ्टिंग कौन था? ट्रेंच ग्राफ्टिंग। तीसरा क्राउन ग्राफ्टिंग। चौथा अप्रोच ग्राफ्टिंग। पांचवा बर्ड ग्राफ्टिंग के रूप में। सबका डिटेल अब आसानी से समझ गए हो। मैं ऐसा ही आशा करता हूँ आप लोग से। रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, टोटल याद हो जाएगा। ठीक, आज की लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।
नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करूँगा। थैंक यू जी।